हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो वाइब्स। आज हम बात करने वाले हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि टीकेआर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिशियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीकेआर होता क्या है, उसके इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे, उसके सर्जरी के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, उसका पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के बारे में जानेंगे और लास्टली हम जानेंगे कि उसके कॉम्प्लिकेशंस और प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीकेआर बेसिकली होता क्या है। टीकेआर एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा डैमेज नी पार्ट जो होता है, जो घुटने का घिसा हुआ पार्ट बोल सकते हैं या फिर खराब पार्ट बोल सकते हैं, उसको हम एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट के जरिए रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली इसी को हम टीकेआर बोलते हैं। यूजुअली ये सर्जरी जो होती है बेसिकली सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिक केसेस में होती है या फिर जॉइंट का ज़्यादा डिजनरेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो उसमें ये हम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। टीकेआर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। टीकेआर जो होता है बेसिकली हम तब रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को सीवियर नी पेन हो, ठीक है, या फिर उसको डेली एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक वॉक करने में या फिर स्टेयर्स को क्लाइंब करने में आ रही हो, या फिर उसका सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वहाँ हम टीकेआर करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो उस केसेस में भी हम टीकेआर कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस हो उस केस में भी हम टीकेआर कर सकते हैं। कंजर्वेटिव जब अपना ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तब हम टीकेआर पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो टीकेआर ना करने का मेन रीज़न ये होता है कि पहले हम कंजर्वेटिवली उसको ठीक करें। अगर पेशेंट कंजर्वेटिवली ठीक नहीं हो पा रहा है फिजियो के थ्रू या मेडिकेशंस के थ्रू, तो फिर लास्ट में हम जाते हैं टीकेआर पे। फिर अब हम बात करते हैं उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होता है कि नी में कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हम टीकेआर को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें एक्टिव इन्फेक्शन, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं अंदर पनप रहा है, या कोई उसको सीवियर वेस्कुलर डिजीज तो नहीं हो रखी है उसकी वजह से हो, या फिर कोई पुअर स्किन कंडीशन ना हो उसके अराउंड, नी के आसपास उसकी कंडीशन खराब ना हो, या फिर जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड हो, कंट्रोल में ही ना हो, या फिर सीवियर मसल वीकनेस हो। तो इन केसेस में हम टीकेआर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। टाइप्स जो होते हैं बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसके बाद में एक और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड टीकेआर। ठीक है, रिवाइज्ड तब कि जब पहला टीकेआर किसी भी कंडीशन की वजह से फेल हो जाए, फिर हमें दोबारा करने को उसको करना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड टीकेआर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट्स की। जो टीकेआर के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है फिमोरल कंपोनेंट, एक होता है टीबियल कंपोनेंट और एक होता है पटेलर कंपोनेंट। यही कंपोनेंट नी के अंदर इम्प्लांट करे जाते हैं आर्टिफिशियली। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। बेसिकली फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। फिजियोथेरेपी का रोल है कि सबसे पहले हम उसके नी की स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन को हम इम्प्रूव करेंगे, उसकी स्टिफनेस जो आ रखी है आसपास की उसको हम रिड्यूस करेंगे, मसल की स्ट्रेंथ को वापस लेकर आएंगे और पेशेंट की नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न को हम वापस लेकर आएंगे। ठीक है, उसके पेन को कम करना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगर बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन इन फिजियोथेरेपी। जब आपका टीकेआर हो जाता है तो उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा फेज 1 में आता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, जो हम डे 1 से 3 तक करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, इस फेज में हमें पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करना होता है विद द हेल्प ऑफ आइसिंग एंड एंकल पंप एक्सरसाइजेस। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हमने इसमें करनी होती हैं। इसमें हमने क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक करनी होती है और नी रेंज ऑफ मोशन करनी होती है अप टू द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद में हम उसकी बेड मोबिलिटी या फिर वॉकर के थ्रू वॉकिंग करवाते हैं। अब दूसरा फेज आ जाता है। दूसरा फेज को हम बोलते हैं अर्ली फेज, जो हमारा होता है वीक 1 से लेके वीक 4 तक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो नी का रेंज ऑफ मोशन है उसका जो हमारा गोल होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है। उसके बाद में हम इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे वर्क करते हैं, गेट ट्रेनिंग पर वर्क करते हैं, स्टेयर ट्रेनिंग पर वर्क करते हैं और बैलेंस एक्सरसाइजेस हम इसमें करवाते हैं।
अब बात आ जाती है फेज 3 की, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज, जो हमारा होता है वीक 4 से वीक 8 के बीच में। इस फेज में हम फंक्शनल मोबिलिटी को वापस लेकर आते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के थ्रू, क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस हम इसमें करवाते हैं, सिट टू स्टैंड करवाते हैं, साइकिलिंग करवाते हैं और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग देते हैं। फिर आ जाता है हमारा फेज 4 जो होता है एडवांस। इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं, ऑलमोस्ट हम उसको नॉर्मल कर ही देते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एडवांस स्ट्रेंथनिंग रहती है, आउटडोर वॉकिंग रहेगी, फंक्शनल एक्टिविटीज़ रहेंगी और उसको डेली एक्टिविटीज़ में वापस डालना होता है। अब बात करते हैं हम इसके लास्टली प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस जो इसमें हमें ध्यान रखने होते हैं वो ये ध्यान रखने होते हैं कि पैर की कोई सडन ट्विस्टिंग ना हो जाए, ज़्यादा डीप सिटअप्स नहीं करने हैं, ठीक है, क्रॉस लेग सिटिंग में नहीं बैठना है कुछ टाइम तक के लिए, और उसके लास्टली जंपिंग एंड रनिंग नहीं करनी है। फिर आते हैं हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे। आफ्टर टीकेआर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या डीबीटी हो गई, या फिर प्रोस्थेसिस जो हमने डाला है उसके अंदर उसका इम्प्लांट जो होता है वो लूज हो गया, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।